कहानी की शुरुआत होती है एक यंग लड़के रिकू से, जो हमेशा लड़कियों से घिरा रहता है। हर लड़की चाहती है कि बारिश में उसके लिए छाता पकड़े, लेकिन रिकू हमेशा अपना हाथ उठाकर पोलाइटली मना कर देता है। सब कुछ तब बदल जाता है जब एक लड़की यूमी उसकी जिंदगी में आती है। पहली बार रिकू खुद इनिशिएटिव लेता है और उससे अम्ब्रेला शेयर करने के लिए पूछता है। पता चलता है कि यूमी वही लड़की है जिसे रिकू चुप चुप कर पसंद करता था। बारिश के नीचे साथ चलना दोनों के दरमियान एक रोमांटिक मोमेंट क्रिएट करता है। अचानक यूमी उसकी तरफ मुड़कर अपने फीलिंग्स कन्फेस करती है। रिकू बहुत खुश हो जाता है। उसे लगता है कि उसका प्यार फाइनली एक्सेप्ट हो गया है, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती, क्योंकि यूमी असल में अपनी दोस्त की तरफ से कन्फेशन कर रही होती है। यह सुनकर रिकू हर्ट और फ्रस्ट्रेटेड होकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद यूमी अपनी दोस्त के लिए लव लेटर्स लिखती रहती है, लेकिन रिकू उन सब से नफरत करता है। एक दिन रिकॉर्डिंग रूम में रिकू से गलती से एक किताब गिर जाती है और माइक्रोफोन ऑन हो जाता है। बिना जाने यूमी के दिल से निकले सच्चे अल्फाज पूरे स्कूल में ब्रॉडकास्ट हो जाते हैं। इस हंगामे पर टीचर आता है और दोनों को बुरी तरह डांट देता है। ये इंसिडेंट रिकू के प्लान्स को कम्प्लीटली बर्बाद कर देता है। रिकू सब ठीक करना चाहता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उसके बाद यूमी स्कूल ट्रांसफर कर लेती है और दोनों काफी अरसे तक अलग हो जाते हैं। वक्त गुजरता है और अब यूमी 18 साल की हो चुकी होती है और यूनिवर्सिटी जा रही होती है। उसके पेरेंट्स उसे स्टेशन तक छोड़ने आते हैं, प्राउड कि वह टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिट हो गई है। प्लेटफॉर्म पर अचानक रिकू आ जाता है और उसका सूटकेस ट्रेन में रखने में हेल्प करता है। यूमी उसे देखकर हैरान रह जाती है। दोनों ने मैचिंग आउटफिट्स पहने होते हैं, जैसे किस्मत ने फिर से उन्हें मिला दिया हो। और भी अजीब बात ये होती है कि उनके डॉर्म बेड्स भी एक दूसरे के बिल्कुल पास होते हैं। लेकिन यूमी खुश नहीं होती, बल्कि उसकी नजर रिकू के लिए ठंडी और सख्त होती है। रिकू यूमी को पानी देने की कोशिश करता है, लेकिन वह मना कर देती है। जब वह अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं तो यूमी गलती से रिकू का सूटकेस उठा लेती है। बाहर तेज बारिश हो रही होती है। रिकू अम्ब्रेला ऑफर करता है, लेकिन यूमी फिर मना कर देती है। इसी वक्त एक और लड़का वहाँ आता है जो रिकू का दोस्त होता है। उसकी पर्सनैलिटी और लुक्स यूमी को इंस्टेंटली अट्रैक्ट करते हैं। वह उन दोनों के साथ यूनिवर्सिटी जाने का डिसाइड करती है। टैक्सी में तीनों को पीछे स्क्वीज होकर बैठना पड़ता है। यूमी बार बार मार्शल गॉड के बारे में पूछती रहती है, बिना यह जाने कि वह निकनेम असल में रिकू का ही है, जो उसके बीच में चुपचाप बैठा होता है। रिकू बस ऑकवर्ड सिचुएशन सह रहा होता है। स्टॉर्म इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि टैक्सी आगे नहीं जा सकती। तीनों मजबूरन एक होटल में रुकते हैं, लेकिन रूम्स कम होते हैं, तो यूमी दोनों लड़कों के साथ एक ही रूम शेयर करती है, क्योंकि उसे अभी भी डाउट होता है कि उनमें से कोई मार्शल गॉड हो सकता है। उस रात तीनों मिलकर कार्ड्स खेलते हैं। फिर कहानी फ्लैशबैक में जाती है जब यूमी स्कूल के लास्ट ईयर में होती है। उसकी स्टडीज वीक हो जाती हैं और टीचर उस पर गुस्सा होता है। यूमी डिसाइड करती है कि वो बेटर करेगी और चुपचाप रिकू का नाम ब्लैक लिस्ट से हटा देती है। एक रात घर जाते वक्त उसका सामना एक स्टॉकर से होता है और वह बहुत डर जाती है। उस दिन उसका बर्थडे भी होता है। घर पर अकेली वह कैंडल्स जलाकर छोटा सा केक खुद ही कट करती है। तभी उसे एक मैसेज आता है मार्शल गॉड के नाम से, जो उसे बर्थडे विश करता है। उस दिन के बाद रिकू मार्शल गॉड बनकर यूमी को स्टडीज में मोटिवेट करता है। उसकी हेल्प से यूमी सदर्न यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेती है। शुक्रिया अदा करने के लिए यूमी मार्शल गॉड को मैसेज करती है कि वह उससे मिलना चाहती है, लेकिन रिकू डिसाइड करता है कि अब इस आइडेंटिटी को खत्म कर देना चाहिए और वह रिप्लाई नहीं करता। प्रेजेंट में वापस आकर यूमी ने जानबूझकर तीनों फोन्स को फेस अप रख दिया, ताकि पता चल सके कि मार्शल गॉड असल में कौन है। लेकिन जैसे ही वह कंफर्म करने वाली होती है, रिकू जल्दी से अपना फोन लॉक कर देता है। अचानक यूमी को नाक से खून आ जाता है, जिससे रिकू बहुत परेशान हो जाता है। थोड़ी देर बाद वह लेटकर सो जाती है। अगली सुबह जब वह उठती है तो उसे लगता है कि उसने रात दोनों लड़कों के साथ बेड शेयर किया, लेकिन हैरानी की बात ये होती है कि बेड पर सिर्फ वह अकेली होती है। बाद में यूमी और रिकू साथ यूनिवर्सिटी जाते हैं। जैसे ही वह पहुंचते हैं, एक लड़की उन दोनों की फोटो ले लेती है। जब रिकू फोटो देखने के लिए मुड़ता है, तब तक यूमी वहां से गायब हो चुकी होती है। उस पल रिकू सोचता है कि वह उसके साथ एक दोस्त की तरह रहेगा, जब तक उनका रिश्ता नेचुरली प्यार में न बदल जाए। दूसरी तरफ यूमी अपने डॉर्म रूम में जाती है, जहाँ उसकी नई रूममेट्स उसे गर्मजोशी से वेलकम करती हैं। इधर रिकू भी अपना डॉर्म ढूंढता है और जैसे ही वह अंदर आता है, उसकी स्ट्रॉन्ग कंप्यूटर स्किल्स देखकर उसके मेल रूममेट्स उसे एडमायर करने लगते हैं। अगले दिन यूमी अपनी नई फ्रेंड्स के साथ एक शांत स्टडी स्पॉट पर जाती है, लेकिन अनफेमिलियर एनवायरनमेंट की वजह से वह कंफर्टेबल महसूस नहीं करती। काफी देर बैठने के बाद भी वह सवाल हल नहीं कर पाती। तभी रिकू वहां आ जाता है और उसकी मदद करता है। उस दिन के बाद यूमी सीरियस होकर पढ़ाई शुरू कर देती है
और जब भी वह किसी मुश्किल सवाल में फंसती है रीकू हमेशा हेल्प के लिए आ जाता है। इसी बीच एक और लड़की स्टोरी में आती है, सोरा, जो यूमी की रूममेट होती है। एक दिन जब वह हाई हील्स पहनकर चल रही होती है तो उसका हील सड़क में फंस जाता है। तभी जून वहाँ से गुजरता है और झुककर उसका शू निकालता है। उसकी काइंडनेस और लुक्स देखकर सोरा उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। उसी दिन जून यूमी की क्लास में भी आता है जहाँ वह एग्जाम पेपर्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता है। ये फ्रेशमैन एंट्रेंस टेस्ट होता है और टाइम बहुत फास्ट गुजर रहा होता है। सोरा सबसे पहले अपना पेपर सबमिट करती है और जानबूझकर एक हैंडकरचिफ छोड़ देती है। रात को यूमी सो नहीं पाती और एग्जाम के बारे में सोचती रहती है। उसे याद आता है कि एक डिफिकल्ट क्वेश्चन के वक्त रीकू ने डेस्क पर हल्की टैपिंग से उसे हिंट दिया था, जिसकी वजह से वह आंसर सॉल्व कर पाई। टेस्ट के बाद वह रीकू से मिलकर अपने आंसर कंफर्म करती है। बाद में यूमी डिसाइड करती है कि वह शाम एक बार में स्पेंड करेगी। रीकू उसकी आदत जानता होता है, इसलिए वह पहले से एड्रेस चेक करके वहाँ चला जाता है। बार में यूमी एक और लड़के के साथ बैठी होती है जो उस जगह का ऑनर होता है। रीकू चुपचाप उनकी पास वाली टेबल पर बैठकर उस पर नजर रखता है। जब वह यूमी को ड्रिंक करते देखता है तो खुद भी ग्लास उठा लेता है, लेकिन थोड़ी देर में ही वह नशे की वजह से बेहोश हो जाता है। घर जाते वक्त यूमी उसे नोटिस करती है, उसकी कुछ फोटो लेती है और फिर उससे बाहर ले जाती है। स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठे हुए भी रीकू अपनी हालत के बावजूद उसे हैंगओवर मेडिसिन देता है। इस केयरिंग जेस्चर पर यूमी हल्का सा मुस्कुरा देती है। दूसरी तरफ सोरा जून के स्टडी स्पॉट पर जाना शुरू कर देती है और अपनी फीलिंग्स ओपनली शो करती है। जाते वक्त वह उसे अपना फोन नंबर भी दे देती है। इधर यूमी स्केटबोर्ड की मदद से मुश्किल से रीकू को कैंपस वापस ले जाती है। तभी एक पैरवटेड चोर फीमेल स्टूडेंट्स के अंडरगारमेंट्स चुराकर भाग रहा होता है और यूमी से टकरा जाता है। यूमी स्मार्टली स्केटबोर्ड से उसे गिराने की कोशिश करती है, लेकिन वह आदमी बोर्ड पकड़कर उस पर हमला करने लगता है। उसी वक्त रीकू आगे आकर उसे प्रोटेक्ट करता है। ये सीन जल्दी ही सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है और रीकू एक कैंपस हीरो बन जाता है। रात को बेड पर लेटी हुई यूमी उसके केयरिंग एक्शंस याद करती है और चुपचाप मुस्कुरा देती है। अगली सुबह पूरी कैंपस में उस वायरल वीडियो की बात हो रही होती है। तब जाकर दोनों को भी पता चलता है कि क्या हुआ। क्लास में जब वह टीचर का वेट कर रहे होते हैं, एक लड़का चुपके से उनकी फोटो लेने की कोशिश करता है, लेकिन सोरा तुरंत उसका फोन लेकर फोटो डिलीट कर देती है। यूमी उसका शुक्रिया अदा करती है और उसे सोशल मीडिया पर ऐड कर लेती है। रीकू वापस अपने रूम में जाकर टेंशन में कंप्यूटर के सामने बैठ जाता है, सोचता है कि यूमी एग्जाम पास करेगी या नहीं। इसी वक्त यूमी अपना रिजल्ट चेक करती है। उसके 394 मार्क्स आते हैं, जो बस पास होने के लिए काफी होते हैं। रिलीफ महसूस करते हुए वह डिसाइड करती है कि रीकू के लिए एक छोटा सा गिफ्ट बनाए, एक फोन केस, ताकि उसका शुक्रिया अदा कर सके। वह अपने हाथों से उस पर डिजाइन्स बनाती है और मुस्कुराते हुए उसे गिफ्ट करती है। बाद में यूमी अपनी फ्रेंड्स के ग्रुप के साथ बाहर जाती है, बिना यह जाने कि रीकू चुपके से एक टैक्सी लेकर उनका पीछा कर रहा होता है। उस शाम यूमी और उसकी फ्रेंड्स एक बार जाती हैं। जैसे ही लड़कियां ड्रिंक्स ऑर्डर करने लगती हैं, रीकू अचानक आकर मेन्यू छीन लेता है ताकि उन्हें रोक सके, लेकिन वह यूमी को पीने से नहीं रोक पाता। क्राउड के बीच सब एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन रीकू साइड पर बैठकर सिर्फ यूमी पर नजर रखता है। यूमी थोड़ी सी नशे में डांस फ्लोर पर चली जाती है। जब रीकू देखता है कि एक लड़का उसे तंग करने की कोशिश कर रहा है, तो वह तुरंत उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है। बाद में वह यूमी को अपनी पीठ पर उठाकर बार से बाहर ले जाता है। यूमी मजाक में उसके मुंह में एक कैंडी डाल देती है। तब तक वह पूरी तरह नशे में होती है, उल्टा सीधा बोलते हुए उसके कंधे पर सिर रखकर सो जाती है। अगली सुबह सब लड़कियां हैंगओवर की वजह से बेहाल होती हैं। मीना अपनी डांस वीडियो देखकर शॉक हो जाती है। यूमी को भी अपनी वीडियो मिलती है और शर्मिंदगी में वह तुरंत रीकू के पास जाती है और उसे डिलीट करने को कहती है। रीकू के रूम में जाकर वह खुद ही सब फाइल्स डिलीट कर देती है और वहाँ से निकल जाती है, लेकिन जाते वक्त उसे कुछ अजीब लगता है। उसके दिमाग में डाउट आता है, क्या रीकू ही मार्शल गॉड हो सकता है? अपनी शक दूर करने के लिए वह वापस उसके रूम जाती है। तभी मार्शल गॉड का नोटिफिकेशन आता है। लकीली रीकू पहले ही अपना अकाउंट जून को दे चुका होता है, जो मजबूरन यूमी से मिलने आता है। यूमी इंसिस्ट करती है कि वह पर्सनली मार्शल गॉड का शुक्रिया अदा करे। जून कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन उस वक्त रीकू कॉल पर चुपके से सब सुन रहा होता है और उसे आंसर बताते रहता है। यूमी अपने दिल की सारी बात मार्शल गॉड के लिए कह देती है, लेकिन रीकू अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाता और कॉल कट करके उसके पास दौड़ता है, लेकिन तब तक वह जा चुकी होती है। दूसरी तरफ यूमी अपने रूम में अकेली बैठी होती है जब उसकी रूममेट उसे स्ट्रेस रिलीफ पार्टी में चलने के लिए कहती है। इसी दौरान सीनियर्स फ्रेशमैन वेलकम डांस के लिए तैयारी कर रहे होते हैं। सोरा जून को इनवाइट करती है कि वह भी आए।
शाम को बॉलरूम में पार्टी शुरू होती है। यूमी जून के पीछे पीछे चलती है ताकि उससे बात कर सके। सोरा गलत समझ लेती है कि यूमी उस लड़के को डांस के लिए पूछ रही है जिसे वह पसंद करती है। तभी रिकू आता है और अजीब मोमेंट से उसे बचाता है, लेकिन अगले ही पल एक फ्लावर पॉट ऊपर से गिरने वाला होता है। रिकू घबराकर उसे बचाने के लिए दौड़ता है, लेकिन उससे पहले एक और लड़का उसे पकड़ लेता है जिसका नाम कै होता है। डांस के दौरान रिकू जल्दी से यूमी का हाथ पकड़कर उसे डांस फ्लोर पर ले जाता है। रिकू यूमी की क्लास में आया होता है और दोनों साथ बैठते हैं। प्रोफेसर अचानक यूमी से पूछता है कि उसके पास बैठा लड़का कैसा है। सबकी नजर उन पर आ जाती है। तभी कै क्लास में आता है और जानबूझकर यूमी के पास बैठ जाता है। फिर प्रोफेसर स्टूडेंट्स को ग्रुप्स में डिवाइड करता है और किस्मत से यूमी एक ही ग्रुप में रिकू और कै के साथ आ जाती है। दो लड़के जो अब उसके लिए कम्पिटिट कर रहे होते हैं। लंच के वक्त दोनों उसकी प्लेट में खाना रखने के लिए कम्पिटिट करते हैं। उसके बाद तीनों लाइब्रेरी में साथ स्टडी करते हैं, लेकिन उस खामोश मोमेंट में यूमी के दिमाग में फिर से डाउट आता है, क्या रिकू ही मार्शल गॉड है? उसे टेस्ट करने के लिए वो सजेस्ट करती है कि शाम को सब हॉन्टेड हाउस चलें। ये उसका तरीका होता है रिकू को चेक करने का, क्योंकि वह सच एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता। अपने रूम में वापस जाकर रिकू कंप्यूटर पर हॉरर गेम ट्राई करता है, लेकिन वह स्क्रीन की तरफ सीधा देख भी नहीं पाता। वह घोस्ट से बहुत ज्यादा डरता है। जब वह लोग हॉन्टेड हाउस जाते हैं तो सिर्फ 3 नहीं बल्कि उनके रूममेट्स भी साथ होते हैं। अंदर जाते ही सबकी हिम्मत टूट जाती है, खास तौर पर रिकू की, जो दीवार के साथ चिपक जाता है और डर के मारे यूमी का हाथ पकड़ लेता है। एक जगह तो यूमी खुद उसे डरा देती है। जब वह बाहर निकलते हैं तो सिर्फ मीना ही होती है जो पूरा टाइम कूल रहती है और उसे रिवॉर्ड के तौर पर फ्री टिकट्स मिल जाती हैं। फिर सब अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। रात को जून प्लांट्स का ख्याल रखते हुए सोरा के बारे में सोच रहा होता है, जबकि सोरा यूमी के साथ डॉर्म वापस जा रही होती है और सबके लिए छोटे गिफ्ट्स भी लाई होती है। तभी उसे जून का मैसेज आता है और वह जल्दी से उससे मिलने चली जाती है। दूसरी तरफ के रूफटॉप पर कैंडल से हार्ट शेप बना रहा होता है यूमी को प्रपोज करने के लिए। वह एक्साइटेड होकर तैयार होने चला जाता है। इधर रिकू प्रैक्टिस रूम में अकेला खड़ा होकर रिहर्स कर रहा होता है कि वह यूमी को क्या बोलेगा। हिम्मत जोड़कर वह रूफटॉप पर जाता है और ग्लोइंग हार्ट के बीच खड़ा हो जाता है। जब यूमी वहां पहुंचती है, रिकू फाइनली कन्फेस करता है कि वह ही मार्शल गॉड है, लेकिन यूमी बिल्कुल सरप्राइज नहीं होती। उसे पहले से पता होता है। इस पर उल्टा रिकू ही शॉक हो जाता है। तभी कै वहां आ जाता है स्पार्कलर के साथ, लेकिन उनकी बात समझ नहीं पाता। जब भी वह कुछ बोलने की कोशिश करता है, दोनों उसे चुप करा देते हैं, जिससे वह कंफ्यूज और फ्रस्ट्रेट हो जाता है। आखिर में रिकू और यूमी वहां से चले जाते हैं और कै अकेला रह जाता है। यूमी अभी भी रिकू से नाराज होती है। घर वापस आकर यूमी को रिकू के बहुत सारे अपॉलॉजी मैसेज मिलते हैं, लेकिन उसका गुस्सा अभी भी कम नहीं होता। रिकू भी कई दिन तक नींद नहीं ले पाता। स्कूल में यूमी उसे अवॉइड करती रहती है। एक दिन लाइब्रेरी में वह उनकी पुरानी चैट्स देखकर सोचती रहती है। शाम को वह अपने होम टाउन चली जाती है, जहाँ रिकू और कै भी उसे स्टेशन तक छोड़ने आते हैं और तीनों एक ही कंपार्टमेंट में सफर करते हैं। सुबह दोनों यूमी के लगेज पर झगड़ा करते हैं। स्टेशन पर उसके पेरेंट्स आते हैं। माँ एक लड़के को पसंद करती है और पिता दूसरे को। फिर सब घर जाकर एक साथ खाना खाते हैं, जो काफी काउटिक होता है। उस रात यूमी की माँ और रिकू की माँ सीक्रेटली मिलकर प्लान बनाती हैं कि दोनों को कपल कैसे बनाया जाए। इधर कै और रिकू रात भर लड़ते रहते हैं।